नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कहानी कुर्सी की में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में कई बड़ी खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बवाल मचा है। एमपी सरकार छतरपुर थाने पर पथराव के आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। पहले हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोज कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी परेड करवाई। अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर जोरदार सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शहजाद अली के 10 करोड़ के बंगले को गिराए जाने को बर्बर बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे रूल ऑफ मॉब करार दिया। पहले सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा है, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो मकान है, ये वो कोठी है जिसे गिराया गया था। 10 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है और इसको बुलडोज किए जाने के बाद से लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जब कानून हाथ में लेगी तो फिर आम लोगों तक क्या मैसेज जाएगा। उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया और उसके बाद वहां पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दे बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। को सुना आपने, वो सीधे सीधे इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ बता रहे हैं। ये एक विजुअल आया है, जरा आप इस विजुअल को देखिए। इसमें थाने का घेराव करने कुछ लोग पहुंचे हैं और शहजाद अली के इसमें भाई प्रदर्शन करने पहुंचे हैं जो पार्षद हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, विजय त्रिवेदी, अवधेश कुमार जी और समीर चौगांवकर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समीर जी, आप जरा बताइए कि ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि घर गिरा दिया गया, रूल ऑफ लॉ का वो वायलेशन कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ओवैसी जी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए। वह मध्य प्रदेश की सरकार को बता रहे हैं कि लॉ से होना चाहिए। वो वकील है, वो लॉ की बात करते हैं, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि जो मॉब वहां पर पहुंचा था थाने में, क्या थाने पर पथराव करना, पुलिस वालों को घेर के मारना और ये कोशिश करना कि थाने में पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाए, वहां इस बात के नारे लगे कि थाने को घेर लो और इसको जिंदा जला दो, थाने को, सबको। तो ये क्या रूल ऑफ लॉ में आता है? ओबीसी जी क्या इस बात का समर्थन करते हैं कि वहां की जो मॉब ने घटना कहाँ की थी? क्या छतरपुर में कोई घटना घटी थी? घटना महाराष्ट्र के अहमदनगर की थी। वहां जो बयान दिया गया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। आपको ज्ञापन देना था, आप शांति से जाते, मार्च करते हुए जाते, डीएम को, एसपी को, थाना प्रभारी को आप ज्ञापन देते, अपनी बात रख के चले आते। वहां जाना, पथराव करना, पुलिस वालों पे हमला करना, थाना का इंचार्ज जब टीआई वहां जाता और उस पर चाकू से जानलेवा हमला करना, मुझे लग रहा है कि यह भी देखना जरूरी है ओवैसी को। और जिस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये तो अवैध बनी थी जमीन के ऊपर, नगर निगम ने कह दिया कि अवैध थी, कागजों की जांच साथ ही मालूम पड़ा कि जमीन पर तो कब्जा कर लिया गया था। जब जमीन अवैध निकली तो उस अवैध जमीन के ऊपर बने हुए अवैध मकान को सरकार ने गिराने का काम किया है। मुझे लग रहा है अगर इनको लगता है कि इसमें कोई गलत तरीके से काम हुआ है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं परिवार के लोग। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताना जरूरी है कि अगर आप कानून पर भरोसा नहीं करोगे, पुलिस पर आप हमला करोगे, पुलिस को जान को जोखिम में डालोगे और अगर जनता एक उपद्रवी तत्व कानून को अपने हाथ में लेगा तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि एक प्रदेश में उदाहरण बनना जरूरी है। ये सबक सिखाने का तरीका है विजय, यह भी एक तरीका है विजय जी। ये सबक सिखाने का तरीका है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला तरीका है, या वाकई ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ ये काम हो रहा है? रिजवी साहब, मैं हमेशा ही इस बात का पक्ष कर रहा हूं कि यदि कोई लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत होनी चाहिए।
और हमारे पास अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से। तो अगर वहाँ पर पुलिस ने के खिलाफ कार्रवाई हुई है, थाने पर पथराव हुआ, ये सब है, तो उसमें उन लोगों को अरेस्ट करें या जो भी काम है वो किया जाए। दूसरी बात मानता हूँ, हमारे लॉ में एक व्यवस्था है कि अपराधी जो है ना उसको सजा मिलेगी। ये नहीं, ये उसके पूरे परिवार को उसके पूरे परिवार को सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि अपराधी पूरा परिवार नहीं है। ठीक है। तो उस पर भी एक बात को सोचना चाहिए, और पुलिस को भी जो लग रहा है तो वो सबको अरेस्ट कर ले या जो भी करना है और कोर्ट में पेश करे। कोर्ट यदि कहता है कि ये किया जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, बिल्डिंग तोड़नी चाहिए, बिल्डिंग भी अवैध है या नहीं है, अब वो अवैध बिल्डिंग कितने साल में बनी होगी, जितनी बड़ी बिल्डिंग है वो भी सरकार के रहते हुए बनी होगी। केस दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, फैसला करना फिर अदालत का काम है। फिर अदालतों की क्या जरूरत है? हर्षवर्धन जी, आप जरा चर्चा में आइए। प्रियंका गांधी सीधे सीधे कह रही है ये बर्बर कार्रवाई है, ओवैसी को आप सुन चुके हैं। देखिए, एक तो ये प्रियंका जी की जो पोस्ट है उसको मैं मानता हूँ कि वो बहुत संवेदनशील महिला हैं, और इतनी संवेदनशील हैं कि भारत की घटनाओं पर भले उनको देर से ध्यान में आए, लेकिन गाजा पर उनके 1 दर्जन करीब पोस्ट हैं। तो संवेदना है उनकी। यहाँ भी शहजाद अली उनकी पार्टी का व्यक्ति है, तो जाहिर है कि उनको करना ही चाहिए, उनकी पार्टी का नेता है। और इतने गंभीर आरोप उसके ऊपर हैं, उसके ऊपर मामले दर्ज हैं। उन भाइयों की जो कहानी है छतरपुर में, किसी से भी पूछिए तो वो बता देगा। एक हिस्सा उसका जाता है सरकार के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या कर रही थी? अगर गलत तरीके से बना तो इतने सालों से बन कैसे गया? छतरपुर का जो वहाँ नगर पालिका रही हो, कैसे वो काम कर रही थी? वहाँ के अधिकारी कैसे काम कर रहे थे? दूसरा हिस्सा है वो कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस के नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी को क्या ये बिल्कुल नहीं पता था, या कौन सा ऐसा काम वो करता था कांग्रेस पार्टी के लिए कि ऐसे व्यक्ति को भी अपने साथ रखने की जरूरत हो गई? अब ये हो गई 2 चीजें। सबसे महत्वपूर्ण हुई तीसरी चीज, और यहां मैं ओवैसी जी से सहमत हूं, रूल ऑफ मॉब नहीं चल सकता। तो ये रूल ऑफ मॉब है, ये रूल ऑफ मॉब है जो थाने पे दिख रहा है। और उसके बाद जो किया पुलिस ने वो कानूनी कार्रवाई है। वो कानूनी कार्रवाई कैसे? जरा जब भी आप इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में जाएंगे, और ये कोई पहली बार नहीं है। चलिए, उज्जैन में केस हुआ था हर्षवर्धन जी, महाकाल यात्रा ये बात पर पूरी कर लूं। तो जब पुलिस पर गोली चल जाती है, जब पुलिस पर चाकू चल जाता है, जब पुलिस को पत्थर लग जाता है, उसके बाद पुलिस कानूनी तौर पर, और कई बार लगता है कि अरे ये तो कानून से थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कानून का डर खत्म हो जाए, उसको तो डराना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बना कैसे? पूरे देश में फिर ऐसे ही डराया जा रहा है, या फिर उन सारे लोगों नहीं, पूरे देश में फिर ऐसे ही डराया जा रहा है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, ये तो प्रियंका जी का विशेष स्नेह ही है। अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान बोलिए ना, अल्पसंख्यकों के लिए कहां बोलते हैं? तो प्रियंका जी का विशेष स्नेह है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति उनकी पार्टी में पदाधिकारी रहे, उनकी पार्टी का नेता रहे, उनकी पार्टी में वो क्या कर रहा था कि उसके सारे अच्छे बुरे कामों पर आंख मूंद ली थी? क्या कर रहा था? क्या कांग्रेस हाईकमांड ने नोटिस दी क्या उसको? आंखें तो सरकार ने भी बंद कर रखी थी, सरकार तो बीजेपी की। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, मैंने तो दोनों बात कही ना। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के पहले मैंने कहा, और 3 दिनों से मैं ये कह रहा हूं कि वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये आदमी ऐसा कैसे बन गया? तो क्या कुछ अवैध जमीन पर कैसे वो हो गया? जो जिन लोगों के वक्त में ये अवैध काम हुआ, अगर ये मकान अवैध था, तो क्या कुछ और लोगों के मकान गिराए जाने चाहिए फिर? नहीं, अवधेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? भाई देखिए, किसी भी घटना को उसकी पृष्ठभूमि के साथ देखना होता है। पुलिस कानून के दायरे में रहे, ये जनता से भी और मॉब से भी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक बात, ये बड़ी अहम बात आपने क्योंकि अगर कानून के दायरे में पुलिस उसी दायरे में आ जाएगी, और पुलिस मान लीजिए उसी समय मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाने लगेगी, तो फिर उससे स्थिति विकृत होती है। हम सब लोग आंदोलन में रहे, पुलिस की स्थिति को देखे हैं। फिर यहाँ जो घटना है, देखिए, वो घटना का पृष्ठभूमि महाराष्ट्र है। वहां एक स्वामी जी ने कुछ भाषण दिया है, उसको मुसलमान लोगों ने कहा कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, पैगंबर साहब का अपमान है। नासिक से लेके अहमदनगर सब जगह आंदोलन हुए, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गया 3 जगह। तो ये उसी कांड को यहां लाया गया था छतरपुर, और कई दिनों से पर्चे बट रहे थे कि वहां थाने पर इकट्ठा हो, ज्ञापन देना है, जुलूस लेके चलना है। तो जाहिर है कि जो लोग जुलूस लेके जाते हैं तो उन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि हमारा जुलूस जो है शांतिपूर्वक जाए, उसमें कोई पत्थर न रहे, कोई उड़ा लेके न चले, हिंसा की कोई जगह ना, शांतिपूर्वक जाए। क्योंकि आंदोलन हम करते हैं ना, जैसे हम हिंसा करते हैं कि पुलिस को कार्रवाई के लिए हम आमंत्रित कर देते हैं। आंदोलन में हमारी भूमिका, अगर पुलिस हमको रोकती है तो वहीं रुक जाना है, पुलिस हिरासत में लेती है तो हिरासत में जाना है, वहां भी आंदोलन करना होता है। लेकिन यहां भूमिका दूसरी थी
यहाँ जब पत्थर था ही नहीं, तेरे पत्थर कहां से आ गए, चाकू कहां से आ गए, थाने पर हमले कैसे हो गए, वहां का थानेदार घायल कैसे होते, एक परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें जो है फिर आपके पास अपनी सुरक्षा का कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ यहां हुआ है, उसके बाद कानून सम्मत कार्रवाई हुआ, लोग पकड़ धकर में आए, गुस्से में आया, सब हुआ। अब यहां से जो है न्यायालय के हस्तक्षेप से कानूनी कार्रवाई हुई। जहां तक देखिए उस भवन को ध्वस्त करने का है, तो यह थाने को भी, वहां के प्रशासन को भी जब से बन रहा है, ज्यादातर को पता है, ज्यादातर के यहां उस परिवार की पहुंच है। लेकिन पहले छूने से सब भयभीत रहते थे। बीजेपी की सरकार 2003 से होते हुए 1.5 साल के बावजूद वो जो है बाबूजी की तरह जो महल वो बन चुका था, तो इसको ध्वस्त तो होना था, लेकिन ये घटना को आधार बना करके यही मौका है, यही ध्वस्त करो, क्योंकि इस समय ये किया गया है वहां। तो ध्वस्त करना गैर कानूनी नहीं है, नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन चूंकि ऐसे घटना में जब आप करते हैं तो लगता है अरे ये तो विचित्र है, आप यहां हुआ, उसके परिवार को धोखा दिया है। तो इसलिए बिल्कुल ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सुनिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट वैसा नहीं है जैसा हम देखने की इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर वो मकान अवैध था तो बहुत पहले गिरा दिया जाना चाहिए था, बनना नहीं चाहिए था, ये सारी बातें आप कह रहे हैं। समीर जी, उज्जैन में महाकाल की यात्रा थी, उस पर थूकने का आरोप कुछ लोगों ने लगाया था और उसके बाद 3 लोग गिरफ्तार हो गए, मकान गिरा दिया गया और शाम होते होते जब एविडेंस चेक किए गए तो पता लगा जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो लोगों ने आरोप अपना विड्रॉ कर लिया। अब वो मकान जिसका गिरना था वो गिर चुका। ये कैसी कार्रवाई थी? उदयपुर की आप घटना देखिए, मकान किराए का था, मकान मालिक का उस घटना से कोई लेना देना नहीं और मकान गिरा दिया गया। देखिए ये कैसी जल्दबाजी है? देखिए बुलडोजर और ये किस तरह का इंसाफ है? निश्चित रूप से देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के बनने के बाद शुरू हुई। नहीं, बुलडोजर कैसे इंसाफ का निशानी हो सकती है? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपराधियों के लिए और जो समाज के अंदर एक भय का जिनका माहौल था, जो अपराधी थे, जिनका समाज के अंदर डर था आम जनता के बीच में, उनका डर खत्म करने के लिए उनकी अवैध संपत्ति को, जो उन्होंने सरकारी जमीन पर किसी की जमीन हथिया कर वहां उन्होंने अपने बंगले बनाए थे, सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, उसे ढाकर यह बताया कि आप अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे, आप अनैतिक और गलत काम करोगे तो सरकार आपका मकान उस सरकारी जमीन से गिराने में पीछे नहीं हटेगी। वहां तक तो मुझे लगता है ठीक था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर आसाम में हुआ, फिर महाराष्ट्र के अंदर हुआ, फिर उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये जो एक ट्रेंड चला है कि कुछ भी घटना घटे सीधे मकान गिरा दो, मुझे लग रहा है इसे प्रशासन को बचना चाहिए। बहुत बड़ा कोई दुर्दांत अपराधी, कोई बहुत बड़ी घटना हो, बहुत बड़ा उसका कोई मामला हो जमीन का कि कब्जा किया है, तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए समाज को संदेश देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अन्यथा सरकार इससे बचे, सरकार उस मकान को खाली करवाए त्वरित। अगर मकान अवैध बना हुआ है तो जितने मकान अवैध है कोर्ट में जाए, कोर्ट से परमिशन ले, उसके बाद उस मकान के साथ जो करना है सरकार करे। लेकिन इस तरीके से तत्काल, कई बार ऐसा होता है कि मालूम पड़ा मकान तो किराएदार के रूप में वो रह रहा है, मकान किसी और का है, किराएदार ने कोई घटना कर दी और मकान गिरा गया जिसमें मकान मालिक का कोई कंसर्न नहीं था, या किसी के पिता ने अपनी मेहनत से मकान बनाया, कोई बेटे ने कोई इतने काबिल अधिकारी कहां से? विजय जी जरा साहब भी इसमें शामिल होइए। ये जो दो घटनाओं, हाँ जी आप भी देखिए, है क्या ना कि अलग अलग संदर्भों को एक साथ कर देंगे तो सामान्यीकरण हो जाएगा। जैसे मैं सामान्यीकरण तो कार्रवाई कर दी गई है ना, पूरी बात होगी तब समझ में आएगा, नहीं तो बात नहीं समझ में आएगी। बीच बीच में ऐसे 4 बार तो नहीं हो पाएगा। जब हम कहते हैं कि किसी अपराधी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने थाने पर जो भीड़ घुसी उसका नेतृत्व कर रहा था, और एक सामान्य घटनाक्रम, दोनों का फर्क होगा, इसको आप समझिए। जब आप पुलिस पर हमला करते हैं वो वॉर अगेंस्ट स्टेट मानी जाती है। ये इसको भी थोड़ा, जो लोग कानून पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनको समझना चाहिए। कोई भी किसी का घर गिराए जाने का समर्थन नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप है और किसी, जैसे आप कहते हैं ना कि वो पूरी बस्ती है, वहां सब अवैध है लेकिन चल रहा है, तो वहां मानवता काम करती है, वहां दूसरे पहलू काम करते हैं, वहां सरकार भी कहती है, न्यायालय भी कहता है भाई उनका कुछ बंदोबस्त कीजिए। ठीक है, चलो अवैध हो गया होगा, सरकार की गलती है, एजेंसी की गलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अवैध संपत्ति इस तरह की बनाता है, वहां से आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, पुलिस पर हमला हो रहा है, तो फिर मामला थोड़ा अलग हो जाता है। मेरा बस इतना कहना है। विजय जी, मैं तो कहा ना, मैंने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया। ये सामान्यकरण नहीं है। सामान्यकरण तो ये है कि एक कार्रवाई यूपी में शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे करते हुए पूरे देश में हो रही। बुलडोजर से अब शायद फिर अदालतों की जरूरत नहीं है, फिर मामला दर्ज ना हो और उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो, फिर वो अदालतों के सामने उसकी चार्जशीट ना हो और फिर उस पर कोई वर्डिक्ट ना आए, फिर तो सब कुछ थाने से ऑपरेट हो जाएगा।
आई डू एग्री। मैं तो कह ही रहा हूं कि भाई अदालतें हमारे पास है ना, जो भी बड़े से बड़ा अपराधी हो हम तो उसके अदालतें अदालतों स्वतः के संज्ञान रास्ते क्यों से नहीं ले पा रही हैं? अदालतें अभी हमने देखा कलकत्ता अदालतें हाईकोर्ट तो ने संज्ञान ज्यादातर लिया बार- एक रेप मर्डर केस में, हाँ। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया बदलापुर वाले मामले में। तो इस तरह के जो एक्शन सरकारें ले रही हैं उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? नहीं, स्वतः संज्ञान पहले ही अदालतों के पास तो जितना काम है वो जो है उसको भी कर ले तो बहुत है, संज्ञान की बात नहीं। इसमें बात यह है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट स्टेट भी एक महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन फिर भी जो कानून हमारा क्या कहता है, आप मुंबई के घटना को याद हो आपको 26/11 की, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उससे बड़ा तो वॉर अगेंस्ट कुछ अरे country मुझे नहीं। चौरी चौरा की घटना याद आ रही है। पूरा थाना फूंक दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जल के मर गए। गांधी जी उससे इतना हाथ हुए कि उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन मकान तो नहीं गिरवाए गए ना उसके बाद लोगों के। नहीं, मकान की बात नहीं कर रहा, मकान तो खैर वो बड़ा मुद्दा हो गया, सब लोग उस पर सहमत है कि मकान ऐसे नहीं गिराना चाहिए। एकदम ये संदर्भ ही हाँ, दूसरा अलग दूसरा चला गया। संदर्भ अलग और है। फिर से मैं कह रहा हूं कि इसको जो लोग भी देख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बड़े अच्छे समझ रहे हैं। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे पहले दो लोगों पर जवाबदेही जाएगी, एक कांग्रेस पार्टी पर कि उनका नेता इस तरह के कृत्य कर रहा है फिर भी वो कांग्रेस का नेता है। दूसरा, इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा साम्राज्य बनाता रहा। ये दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन थाने पर हमला करने वाले का तो साहस टूटना ही चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो यकीन। और एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि थोड़ी वो लिस्ट भी अगली बार पढ़िएगा। जितने मामले होते हैं वो सब न्यायालय में जाते हैं, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो, चाहे वो इस तरह के ध्वस्तीकरण के मामले हो। और मैं आपको याद दिलाता हूं, इलाहाबाद के करेली में हुआ था, तब भी वो मामला न्यायालय में गया था और उसमें भी न्यायालय ने बाकायदा नोटिस दिया था, सरकार ने जवाब दिया था और उसके आधार पर बताया कि ये गड़बड़ है, इसकी वजह से हम इसको तोड़ रहे हैं। और अंत में न्यायालय से ही वो टूटने की वो कोई रोक नहीं पाया, उस पर स्टेट नहीं लग पाया। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये जानकारी के लिए अदालत फैसला कर दे कि भाई टूटना है, ये तो मकान ठीक है, भी वो फिर टूटना कोई बात ही नहीं फिर है। कोई बात नहीं फिर है कोई ना। बात ही नहीं। आप तोड़ने के बाद यदि अदालत में जाएंगे तो क्या ये बन जाएगा? जो भी होगा हवेली होगी। और इनकी बात नहीं, किसी की बात, हम बहुत सारी हवेली देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक तो इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है कि भाई यूपी में लोग समझते हैं योगी आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की जो ताकत है वो दूसरे तरीके से है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है उत्तर प्रदेश में, ये है। अब लेकिन लोगों ने क्या समझा कि बस योगी जी के यहाँ पर बुलडोजर चलती है तो हमारे यहाँ राज्य में भी चल जाएगी, हम भी योगी जी बन जाएंगे। एक ये भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लोग मंदा चल रहा हो, बुलडोजर ले ले, ऐसा लगता है मुझे। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मोहन यादव साहब ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ केवल बुलडोजर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर रहे। उनका अपना एक तरीका है किस तरह से कर रहे हैं, और इकबाल जो शासन का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, वो चल रहा है। लेकिन कोई भी कर रहा हो, मैं तो हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ चलना चाहता हूं, कितना भी बड़ा अपराध। वो 26/11 की बात मैं इसलिए कर रहा था कि 26/11 में जो एक्यूज था उसको आपने हिंदुस्तान का जितना भी लीगल सिस्टम अवेलेबल लीगल है, रेमेडीज उसको दी है। उसके बाद सजा हुई, उसको फांसी हो गई, जो भी हुआ, ठीक है। तो इसको भी फांसी हो जाए, मैं फांसी की भी बात हो तो मुझे कोई गुनहगार है, बिल्कुल फांसी हो। हाँ, लेकिन फांसी होने वाले के पास भी ये मौका होता है कि वो राष्ट्रपति तक जाए, अपनी याचिका को रखे, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो वो सिस्टम जो मुल्क का कानून है उसको फॉलो किया जाए। यदि पुलिस को आप कानून समझते हैं, अदालत समझते हैं, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है दो अलग अलग चीजों को रखने की। और पुलिस को ज्यादा ताकत के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं, क्योंकि पुलिस के पास वैसे ही गैर जरूरी ताकतें ज्यादा हैं जो कानून से नहीं चलती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला। नहीं, मूल भी सबके ध्यान में रहे, अवधेश जी एक लाइन, मूल भी सबके ध्यान में रहे कि न छतरपुर से कोई लेना देना रहा, लेकिन ये मुसलमान क्यों टूट पड़े ये किसी को समझ में नहीं आता है। और ये दुनिया के किसी हिस्से में होता है, हिंदुस्तान में क्यों होता है? और अगर अहमदनगर की समस्या थी, नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, ये रिएक्शन और कोई नहीं करता है, ये रिएक्शन भी बंद होना चाहिए। ये भी ठीक भी नहीं, किसी भी देश के, लोकतांत्रिक देश के लिए, संवैधानिक देश के लिए ठीक नहीं। अब ये डेटा लेके मैं अभी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान से जुड़ी कोई घटना दुनिया में होती तो दुनिया भर में मुसलमान प्रदर्शन करते हैं। तो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले की बात थी, तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ, या दुनिया के और देशों में हुआ ना? नहीं, बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी। उसके बावजूद कहीं हिंदू किसी के खिलाफ जाकर कोई ने तो पत्थर फेंका। सर, गाजियाबाद में बस्तियों को उजाड़ा गया, क्या क्या हुआ? ये तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं। नहीं, गाजियाबाद में फिर कह रहा हूं, उसमें केस हुआ है सर, और बिल्कुल उसमें FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है। कह रहा हूं, आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और जनरल, आप सामान्यीकरण कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आप सामान्यीकरण, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दुनिया भर में एक कार्टून कहीं बने और भारत में लोगों की जान चली जाए,
कोई एक टीवी की डिबेट हो, किसी का गला काट दिया जाए, ये कौन सी चीज है? और कहीं कोई बात की गई उसको पुलिस पकड़ेगी, जो भी होगा उसको कानून के दायरे में होगा, कानून के दायरे में होगा। हुआ क्या कानून के दायरे में? चढ़ गई भीड़ पुलिस थाने पर, क्यों चढ़ गई? तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों और भी चढ़ तो गई? पूरे हिंदुस्तान नहीं में जाना और भी तो चाहिए पुलिस था। पर भीड़ पड़ इसीलिए चढ़ती है मैं कि कह रहा नहीं हूं, चढ़ती है? कानून चलिए की अगले तरह विषय ही पर काम चलते हैं। करेगा, मॉब, रूल ऑफ मॉब नहीं होगा, जो ओवैसी जी कह रहे हैं। और बुलडोजर यहीं से ये भी आवाज जा रही है कि पुलिस भी मॉब वाले रूल को अप्लाई नहीं करेगी। कानून का जो देश का कानून है उसको अप्लाई किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, वक्फ बोर्ड बिल की बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की पहली बैठक हो चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर काफी एक्टिव है। ओवैसी ने कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस बिल का मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया। इस मुलाकात में ओवैसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, खबरस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? तो वक्फ बिल जो है वो टेबल हो चुका है, वो जेपीसी के हवाले, लेकिन उसको लेकर के लगातार ओवैसी भी एक्टिव है और तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो भी एक्टिव हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे इस पर शुरुआत कर लेते हैं। वक्फ बिल को लेकर के जो बातें हो रही हैं, मुसलमान जो उसमें बात कह रहे हैं, खासतौर से ओवैसी कह रहे हैं, तमाम मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि जो संपत्ति हमारे बाप दादाओं ने वक्फ कर दी यानी दान कर दी, उसको लेकर के इतनी ज्यादा फिक्र सरकारें क्यों कर रही हैं? नहीं, देखिए, पहला तो यह है कि हमारे देश में 20 करोड़ के 21 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें एक से एक समझ बूझ वाले लोग हैं, नेता भी हैं। हम सब लोग जो है ये ओवैसी जी को इतना बड़ा बना के उनके हर स्टेटमेंट को लाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। सीधे भी वक्फ बोर्ड पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर भी डिबेट किया जा सकता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में ओवैसी इतने खतरनाक है कि उनको बहुत ज्यादा महत्व देना मीडिया और हमारे लिए भी बहुत समुचित नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड, ये बात सही है कि सरकारों ने दान नहीं दिया, लेकिन सरकारों ने भी दान दिया है। आप अगर पूरे वक्फ में देखेंगे तो जगह जगह सरकारों ने भी कब्रिस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए जगह जगह दान दिया है। इसलिए यही कहना गलत है, मदरसों के लिए जमीनें दिया है और देने में कोई बुराई नहीं है, दिया ही जाना चाहिए। लेकिन वक्फ जिस ढंग से चल रहा है और जिस ढंग से वक्फ को राज्य के अंदर एक सुपर राज्य बनाया गया है, प्रश्न उस पर है। प्रश्न इस पर है कि आम मुसलमान वक्फ करता है कि हमारे समाज के, हमारे मजहब के काम में यह संपत्ति जाएगी और उसका हमको पुण्य, हम लोग पुण्य बोलते हैं, वो आप लोग क्या बोलते हैं, वो मिलेगा। क्या ऐसा हो रहा है? मिलेगा, पुण्य मिलेगा। हाँ, वही क्या ऐसा हो रहा है? आखिर आजम खान उसके उदाहरण है कि उन पर जब मुसलमानों ने बड़ी संख्या में बाद में जब मामला खुला तो मुकदमा किया कि हमारे जमीन दखल की, वक्फ की जमीन दखल की, फलाने की और कब्रिस्तान और बाकी को लेके देश में अनेक मुकदमे, पहले तो वहां जाता है, वहां के बाद कोर्ट में आ रहा है। तो वक्फ ने जिस ढंग से एक्टिंग किया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को छू दो, उस दिन अरशद मदनी साहब कह रहे थे कि ये जो क्या है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये तो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, खुलेआम भाषण दे रहे थे। पूरा ये तो हिंदुओं के दादा परदादा लकड़दादा सब मुसलमान ही थे, तो ये तो पूरी प्रॉपर्टी जो है खुदा की है। तो ये जो भाषा है ना, और ये सोच से कोई चीज चल रहा हो उसमें है ना, तो सरकार उसकी जमीन लेगी, कानूनन ले भी नहीं सकती है। लेकिन आप ये भी, इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि अगर कर इंडिया टीवी पर छू दें और कहे कि आपका इंडिया टीवी वक्फ की जमीन पर है, तो पहले वो जाए, पहले ट्रिब्यूनल में जाओ, फिर साबित नहीं हो तब जाके हाई कोर्ट में जाओ, पहले तो ट्रिब्यूनल से लड़ो और साबित करो। ये स्थिति देश भर में हुई है। लेकिन समीर जी, ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी सिर्फ यूं ही है या वाकई कुछ इसमें है सुगबुगाहट की? लोग ये कह रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है दरअसल उसको हथियाने की एक तरीका है, एक साजिश है उसके पीछे। देखिए, बेचैनी तो उनको जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को हथिया के रखा हुआ है। ओवैसी साहब को परेशानी इसलिए हो रही है कि ओवैसी साहब का हैदराबाद में जो फार्म हाउस बना है वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। ये कहा जाता है कि उन्होंने जो कार्रवाई क्यों नहीं होती 5 एकड़ की जमीन पे कब्जा किया है, वो ओवैसी साहब पे कौन कार्रवाई करेगा? ओवैसी साहब की सरकार तो अभी तक वहां भाजपा की बनी नहीं है, या तो कांग्रेस की बनती रही है या वहां पर अभी बीआरएस की बनती रही है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों ने एक प्रॉपर्टी अपनी बना ली थी, पर्सनल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर, वहां मॉल बना दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, दूसरे कमर्शियल सेंटर बना दिए, उससे जो उनको पैसा मिल रहा था या अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ये थोड़ी बोल रही है कि 8.5 या 9 लाख एकड़ जो जमीन वक्फ बोर्ड की है वो पूरी जमीन का हम अधिग्रहण करने वाले हैं। सरकार ये कह रही है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिक्लेरेशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन किसकी है। कल वक्फ बोर्ड ये कह दे कि भाई बंबई का जहांगीर आर्ट गैलरी जो बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन रही है, बंबई का ताज होटल बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन रही है, कर्नाटका का जो विधानसभा पुराना भवन है वो इसमें बना हुआ है। और कल तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि इंदौर के पास महू की एक जगह है, सबसे बड़ा नाम तो वही है जो मिस हो गया। कल महू का एक उदाहरण दे रहा था कि महू में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई डीएम के पास कि मेरे दादाजी को कुछ मुसलमानों ने दारू पिलाई, साथ में दारू पीते थे, दारू पी के उन्होंने कहा कि वक्फ आपकी जमीन दान दे दो, उन्होंने कहा ले लो, तो बोले उनके ले लो शब्दों को ऐसा पकड़ लिया कि मेरे 10 एकड़ जमीन चली गई है, वो लिखित में उसने दिया है। तो इस तरह की जो जमीनें ली गई है और कोई जमीन ले ले उसके खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते, पुलिस जांच नहीं हो सकती, कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। जब वक्फ को इतनी ताकत दे दी गई थी तो मुझे लग रहा है वक्त किसी के प्रति जवाब दे होगा ना, हाईकोर्ट आदमी जा सकता है, चलिए सुप्रीम कोर्ट जा मुझे सकता ब्रेक है, लेने के लिए कहा और जा वो रहा है। विजय संपत्ति जी की जांच एक तो होना मिनट आपके चाहिए लिए, ना। हर्षवर्धन जी 1 मिनट आपके लिए। विजय जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि इसको एक तो ओवैसी साहब तो खुद उसमें जेपीसी के मेंबर हैं, तो वहां पर जो भी बात कहनी वहां कह दें, उस पर कोई ऐसा नहीं। और यहाँ भी बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ वक्फ के लिए ये कहना कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका मकसद क्या है वक्फ का? वक्फ का असल सवाल ये है, वक्फ का मकसद है लोगों कि के हितों के लिए, लोगों के हितों के लिए वो काम आए। तो सरकार जो है वो पूरे देश की, पूरे मुल्क की, पूरी स्टेट की एक मालिक है, इस बात की जिम्मेदारी के लिए कि उस हर चीज का सही इस्तेमाल हो। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी केवल विजय त्रिवेदी या हुसैन रिजवी की नहीं है, वो सारे सोसाइटी की जब वो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है वो समाज की प्रॉपर्टी हो जाती है ना, और समाज की प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल हो। एक्चुअली ये वक्फ बोर्ड का जितना बिल है, जो मुझे समझ आया, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, कि उसको ठीक तरह से उसका इस्तेमाल हो, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस पर कैसे काम हो रहा है। और जितने लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, वो भी मेरी जानकारी में नहीं है कि ये भी एक पहलू हो सकता है कि उसका राजनीतिकरण करके मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। हर्षवर्धन जी ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लाभ तो होना नहीं। 3 तलाक कर दिया, मुस्लिम महिलाएं उससे मुक्त हो गई, वो एक घृणित कर्म था, लेकिन फिर भी उससे मुक्त होने के बाद भी क्या भाजपा को वोट मिल गया? क्या नहीं मिला। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सरकार जहां खड़ी होती है उसे हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देखना होगा। जो अभी विजय जी ने सवाल पूछा, मैंने ढेर सारे मुसलमानों से बात की, और गलत कहूंगा तो आप भी बताइएगा। ये तो इसलिए है ना भाई कि मुसलमानों में जो विधवा रह जाए, यतीम हो जाए, गरीब गुरबा है, जहालत में जी रहा है, उसका आप कुछ भला कर सके। बिल्कुल ठीक बात। और कर क्या रहे हैं? किसी भी जगह पर कोई भी गरीब मुसलमान को इससे लाभ नहीं हो रहा है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या है? और अगर जरूरत है तो सुधार के साथ ठीक जरूरत है। वैसे जो बातें एक जरूरी टिप्पणी मैं कर दूं, क्योंकि हम लोग कहानी कुर्सी की में अगर कोई फीडबैक आ रहा है तो उसको भी शामिल करते हैं। किसी ने लिख के भेजा कि आपको चौरा चौरी, चौरी चौरा और इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए।